हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है एज यू हैव रेड इन द फर्स्ट चैप्टर। भाई जैसा कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा, द अर्थ इज़ दी ओनली प्लानट विच हैज़ लाइफ। अर्थ ही केवल एक ऐसी प्लानट है जिस पर जीवन संभव है, मतलब जिस पर लाइफ है। बिकॉज यहाँ पर एयर है, बिकॉज यहाँ पे वाटर है, तो हम यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। ह्यूमन बींग्स कैन लिव हियर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड। क्योंकि लाइफ सस्टेनिंग, लाइफ को सस्टेन कराने वाले, जिससे कि लाइफ संभव है यहाँ पर, वो एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, है ना। एलिमेंट्स ऑफ लैंड है यहाँ पर, वाटर है यहाँ पर एयर है, मतलब एक ऐसी लैंड है यहाँ पर जिस पे आप रह सकते हो। हवा है जिसकी वजह से आप सांस ले सकते हो, और पानी है, उसके बिना हम जीवन जी नहीं सकते। तो पानी हमारा कहाँ पर है? वो हमारे अर्थ पर है, ठीक है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ अ कॉम्प्लेक्स जोन। बहुत कॉम्प्लेक्स जोन है, मतलब इतना सिंपल नहीं है। आपको लगेगा बिल्कुल जो आपको दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही सब कुछ है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा साइंस भी है। कैसे? बहुत कॉम्प्लेक्स जोन है। इन विच 3 मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट मिल्ट। यहाँ पर 3 मेन इन्वायरमेंट जो कॉम्पोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, वो मिलते हैं, ओवरलैप होते हैं और इंटरैक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर हैं और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट भी करते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। इसको मार्क करो, यहाँ से ये डेफिनेशन आपको याद करनी है, ठीक है। सीधा सीधा एनसीईआरटी की बुक से भी तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा, सब कुछ इसी में मिल जाएगा, तो आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कि जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, जिस पर आप रहते हो, वो लिथोस्फीयर है, ठीक है। और जो गैशियस लेयर है, जो गैस की लेयर है सराउंडेड द अर्थ, जो पूरे अर्थ को घेरती है, वो कहलाती है हमारी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में भी कई सारी लेयर्स होती हैं। अब एटमॉस्फेयर में हम बता रहे हैं वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर फाउंड। अब इसके अंदर क्या है भाई? आपको ऑक्सीजन मिलती है, आपको नाइट्रोजन मिलती है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, और दूसरी गैसेस भी जो है हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। पानी हमारे अर्थ का बहुत बड़ा सा एरिया जो है उसको घेरता है, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया उसको कवर करता है। एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। जो जगहें पानी की हैं, चाहे वो ओशन हो, चाहे वो नदी हो, वॉट एवर XYZ, जहाँ पानी है वो हाइड्रोस्फीयर है, वो एरिया हमारा हाइड्रोस्फीयर में आता है। सो हमने क्या समझा? जहाँ लैंड है वो लिथोस्फीयर है, जहाँ गैस है, गैशियस फॉर्म में जो भी जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर कहलाता है। और जहाँ वाटर वाली चीज़ें हैं वो हाइड्रोस्फीयर कहलाती हैं। द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स। मतलब उसमें हर तरीके का पानी आप समझ लो, जो बर्फ़ की फॉर्म में है वो भी किसी भी स्टेट में हो सकता है, पानी की फॉर्म में पानी है वो भी, और दूसरा वाटर वेपर है ना। हवा में आप देखो नमी होती है, वाटर वेपर होता है, उसको भी आप हाइड्रोस्फीयर में मतलब काउंट करोगे। द बायोस्फीयर इज नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड। बायोस्फीयर वो नैरो जोन है जहाँ हम लैंड पाते हैं, वाटर पाते हैं और एयर पाते हैं, सब इकट्ठा। बायोस्फीयर कौन सी जोन हो गई? जहाँ आप लैंड, वाटर और एयर सब इकट्ठा पाते हो, विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। और यहाँ पर इसी तरीके सारी तरीके की मतलब लाइफ आपको मिल जाती है। लिथोस्फीयर की बात करूँ तो सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो अर्थ का सॉलिड पोर्शन है ना, वो लिथोस्फीयर कहलाता है। इट कंप्राइजेज ऑफ, इसके अंदर रॉक्स आ जाते हैं ऑफ द अर्थ क्रस्ट, एंड थिन लेयर्स ऑफ सॉइल भी आ जाती है, मिट्टी की भी पतली लेयर आ जाती है, मतलब रॉक आ गए, रॉक से वेदरिंग होती है, सॉइल बनती है, सॉइल भी इसमें आ गया। दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच सस्टेन्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है भाई? ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सस्टेन कर पाते हैं। देयर आर 2 मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। 2 मेन डिविजन्स हैं, सबको पता है। एक हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स हैं, दूसरा ओशन बेसिन्स हैं, राइट। द लार्ज लैंड मासेस, बहुत बड़े बड़े लैंड के टुकड़े, बहुत बड़े बड़े लैंड के टुकड़ों को हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और बहुत बड़ी बड़ी ह्यूज वाटर बॉडीज़ को हम ओशन बेसिन्स बोलते हैं। बेसिन कैसे होता है? जैसे तुम्हारा वॉश बेसिन होता है ना, एक गड्ढा है वो, ठीक है। वॉश बेसिन पे आप नाली जो उसकी होती है, आप अगर कैप लगा दो तो उस गड्ढे में पानी भर जाएगा। ऐसे ही ओशन बेसिन इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ओशन भी एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिसमें पानी भरा हुआ है। सिंपल सी बात है, एक बहुत बड़ा गड्ढा जिसमें पानी भरा हुआ है, इसलिए इसको बेसिन बोलते हैं। अभी 9th क्लास में भी आपको काम आएगा। ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। जितने भी ओशंस हैं ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, अलग अलग नहीं है, कनेक्टेड है एक दूसरे से। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड में आपको देखिए, आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्ट विद वन अदर। क्या लैंड मासेस कनेक्टेड हैं एक दूसरे से? नहीं, कुछ कुछ ओशंस की वजह से सेपरेटेड भी होंगे बीच में ओशंस, मतलब कुछ तो लैंड मासेस ऐसे भी है ना जिनके सारे तरफ ओशंस ही हैं। लैंड मास से लैंड मास टू कनेक्शन है भी नहीं। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर।
जो लेवल है सी वाटर का वो हर जगह सेम रहता है, ठीक है। सी वाटर मतलब समुद्र के पानी का। अब एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी वाटर। एलिवेशन ऑफ लैंड मतलब कि कोई लैंड कितनी ऊंची है, तो ये आप मापते कैसे हो? हम कहते हैं इसकी हाइट इतनी है, ये वाला माउंटेन इतना ऊंचा है, तो कहाँ से हाइट नापी जाती है? जहाँ आप खड़े हो वहाँ से नहीं, सी लेवल से। सी लेवल हर जगह सेम, सारे सी लेवल का जो लेवल है वो हर जगह सेम है। सी लेवल से ही हम जो हैं वो मेज़र करते हैं किसी भी लैंड को कि वो लैंड कितनी एलिवेटेड है, मतलब कितनी उठी हुई है। सी लेवल को आप कितना मानते हो? इट इज़ टेकन एज 0 डिग्री, मतलब आप 0 मानते हो, नॉट डिग्री बट 0 मानते हो, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर, ये डू यू नो ना बाद में लेंगे, यहाँ पर चलते हैं अभी। द हाइएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर अबव द सी लेवल। जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो है 8,848 मीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल हो गया 0। अब 0 से आपने नापना शुरू किया तो ये 8,848 मीटर ऊपर है ये, ठीक है। द ग्रेटेस्ट डेप्थ यानी कि गहराई ऑफ 11,000 और 022 मतलब 11,022 मीटर इज़ रिकॉर्डेड एट कहाँ पर? मैरिना ट्रेंच पर, जो कि कहाँ पर है? इन द पैसिफिक ओशन में है। तो सबसे ज़्यादा गहराई यहाँ पर नापी गई है। कुड यू इमेजिन द डेप्थ ऑफ सी इज़ मच मोर देन द हाइएस्ट पॉइंट। कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं। देर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, 7 है मेजर कॉन्टिनेंट्स हमारे। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। तो कॉन्टिनेंट्स जो हैं उन वो सेपरेटेड हैं, किससे अलग अलग हो रहे हैं? लार्ज बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ के द्वारा, समुद्र वगैरह के द्वारा। कॉन्टिनेंट्स के नाम याद करो इसमें से। दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, ये सब है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड। अब आप वर्ल्ड मैप देखिए, नोटिस कीजिए दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो ज़्यादा पार्ट है, ग्रेटर पार्ट है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कौन सा बचा? ये हमारी अर्थ है। इक्वेटर डिवाइड कर रहा है 0 डिग्री पर अर्थ को 2 भागों में। ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फीयर है। दिस इज व्हाट इट इज, राइट। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। ये कवर करता है लगभग 1/3 भाग, ठीक है। अगर अर्थ को 3 भागों में बांटो तो अकेले एशिया पे ही 1 भाग आ जाए, इतना बड़ा हमारा एशिया है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ईस्टर्न कैसे हुआ? ये देखिए, ये होता है ना अर्थ। अब ऊपर नीचे तो हमने क्या किया था? नॉर्थ और साउथ में डिवाइड किया था। और अगर हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो ईस्ट और वेस्ट में करेंगे, तो ईस्ट मतलब इस तरफ, वेस्ट मतलब इस तरफ। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारा एशिया पड़ता है, ठीक है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। अब आपको पता होगा इमेजिनरी लाइन्स के बारे में, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, ये जो लाइन्स होती हैं ना, उसमें से बात की जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इस कॉन्टिनेंट से पास होती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय उरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। ये जो माउंटेन्स हैं ये वेस्ट की तरफ है, और उससे हम जो हैं यूरोप से इन माउंटेन्स की वजह से सेपरेट हो पाते हैं, अलग हो पाते हैं, ठीक है। द कंबाइंड लैंड मासेस ऑफ यूरोप, जो कंबाइंड है यानी कि मिक्स लैंड मासेस ऑफ यूरोप एंड एशिया मिलाकर अगर हम बोले तो क्या बोलेंगे हम? यूरोप और एशिया को मिलाकर क्या बोला जाता है? यूरेशिया, ठीक है, यानी कि यूरोप एंड एशिया। नेक्स्ट बात करते हैं यूरोप की। तो यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप बहुत छोटा है एशिया के मुकाबले। यूरोप इतना बड़ा नहीं, जैसे एशिया तुम कहते हैं दुनिया में पूरी दुनिया को 3 भागों में डिवाइड करो, 1 भाग हमारा एशिया हो जाता है, लेकिन यूरोप इतना बड़ा है ही नहीं। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। अब ये एशिया, जहाँ पर हमारा एशिया है, उसके वेस्ट साइड में, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं ना, इसीलिए इनको वेस्ट साइड में है। द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट। अब वही इमेजिनरी लाइन वाली बात आ गई, तो यहाँ से कौन सी लाइन पास हो रही है? आर्कटिक सर्कल वाली। इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड, यानी कि 3 साइड पे इसमें पानी है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट। आपको वर्ल्ड मैप देखना है और लोकेट करना है भाई यूरोप कहाँ पर है। नेक्स्ट बात करो अफ्रीका की। अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। अब एशिया सबसे बड़ा, तो सेकेंड नंबर पे क्या आता है? अफ्रीका आता है। अफ्रीका जो है अगर साइज में देखें तो, राइट, द इक्वाटर ऑफ 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो 0 डिग्री वाला है ना, जो इक्वाटर की लाइन है, अब ये देखो अर्थ है, सेंटर से इक्वाटर जा रहा है 0 डिग्री पे, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पर 0 डिग्री वाला इक्वाटर जो है ऑलमोस्ट इससे पास होता है।
तभी इक्वेटर के पास हम बोलते हैं ना बहुत गर्मी होती है, जो भी प्रदेश बिल्कुल इक्वेटर के पास हैं बहुत गर्म होगी क्योंकि सनलाइट यहाँ पर डायरेक्ट पड़ती है, इसलिए अफ्रीका में बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा गर्म है वो देश। ठीक है, लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ज़्यादातर पार्ट जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका पड़ता है। लुक एट द फिगर 5.1, अब आप फिगर 5.1 को देखिए, यू विल फाइंड आप पाएंगे दैट इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस, कि जिससे ये तीनों लाइनें पास होती हैं। ठीक है, मतलब दिस इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट, वरना इतनी सारी लाइनें कहीं से भी पास नहीं हो रही है, जो मेन वाली लाइनें हैं हम बोल सकते हैं। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं भाई। जो सहारा डेजर्ट है वो कहाँ पर है वर्ल्ड का, जो हॉट डेजर्ट है बिल्कुल लार्जेस्ट मीन सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है, वो हमारा है भाई अफ्रीका में। द कॉन्टिनेंट इज़ बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशन एंड सीज, इस कॉन्टिनेंट के सब तरफ जो हम कह सकते हैं ओशन और सीज हैं, सो पूरा वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। लुक एट द वर्ल्ड मैप, आप वर्ल्ड मैप देखिए, यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर जो नाइल है वो फ्लो होती है थ्रू अफ्रीका, अफ्रीका की तरफ से ये भी फ्लो करती है। नोटिस करो वेयर द इक्वेटर, कि भाई इक्वेटर कहाँ है, इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न पास होते हैं, कहाँ पर नोटिस करना है, मैप ऑफ अफ्रीका में। ठीक है, फिर आ जाओ नॉर्थ अमेरिका पे। नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, तीसरे नंबर का, मतलब पहला कौन सा था, क्या वापस से याद करो, एशिया था। दूसरे नंबर पे कौन सा है, अफ्रीका। अब थर्ड लार्जेस्ट पे था हमारा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ लिंक्ड टू साउथ अमेरिका। अब ये जो नॉर्थ अमेरिका है साउथ अमेरिका से लिंक्ड है, किसके द्वारा, बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, एक पतला सा लैंड है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, जिसे आप जैसे गली बोलते हो ना जैसे, लेकिन इतना गली जितना पतला नहीं होगा ये, मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ बस। तो पतली लैंड के द्वारा एक दूसरे से मिला है, जिसे हम इस्थमस ऑफ पनामा बोलते हैं। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये जो कॉन्टिनेंट है कम्प्लीटली नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। 3 ओशंस अराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट, अब नॉर्थ अमेरिका को 3 ओशंस जो हैं वो घेरते हैं। कैन यू नेम दीज ओशंस, चलो फाइंड आउट करके कमेंट में लिखना। चलिए आगे आते हैं, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, भाई साउथ अमेरिका जो है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, नाम से ही पता चल रहा है साउथ अमेरिका। ठीक है, तो थोड़ा याद करने में आसान हो जाएगा। विच 2 ओशंस अराउंडेड इट ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट, अब आपको बताना है वो कौन से 2 ओशंस हैं जो इसके ईस्ट में और वेस्ट में हैं। द एंडस वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो है वो रन करती है थ्रू इट्स लेंथ, इसकी लेंथ से फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ में। लर्निंग वाले पॉइंट ज़्यादा होते हैं ज्योग्राफी में। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, जिसका नाम है अमेजन, ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन, ये भी पूछा जाता है, तो ओशन ही सॉरी कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है सारे कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो, और इंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, अब पूरा का पूरा साउथर्न हेमिस्फीयर है। इसीलिए पता है जब हमारे यहाँ, हम तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, जब हमारे यहाँ सर्दियाँ होती हैं तो उनके यहाँ गर्मियाँ होती हैं, उनके यहाँ गर्मियाँ होती हैं तो हमारे यहाँ सर्दियाँ होती हैं, तो पूरा ऑपोजिट चलती हैं सीजन्स भी बिल्कुल। इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशंस एंड सीज, इसके सारे तरफ जो है ओशन है, सीज हैं, समुद्र पूरा घिरा हुआ है, तो इसीलिए इस तरह की बॉडी को हम क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। सो इट्स अगेन एन आइलैंड, हम ये भी बोल सकते हैं, ये आइलैंड कॉन्टिनेंट है। एंटार्क्टिका की बात करो तो कम्प्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर है, इट इज़ अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, एंटार्क्टिका बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट, अब जो साउथ पोल है ना, चलो साउथ पोल भी दिखा देती हूँ कैसे होता है। ये पूरा अर्थ है तो ऊपर नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पर साउथ पोल होता है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अब यहाँ पर तो क्या हुआ, कम्प्लीटली साउथर्न जो हेमिस्फीयर है ये कहाँ थे हम, द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट, इसके सेंटर में आता है, एज इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स कौन से हैं, बर्फ वाले बिल्कुल ठंडे रीजन्स। ठीक है, इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विद द थिक आइस शीट्स। अब हमें पता है कि दोनों तरफ पोल्स में, इधर नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, दोनों तरफ क्या है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, खूब बर्फ़ है, पूरा बर्फ़ से ढके रहते हैं, आइस शीट से ढके रहते हैं। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, अब इतनी बर्फ़ होगी तो ह्यूमन सेटलमेंट वैसे ही नहीं होना, तो यहाँ पर परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, माने इंसान यहाँ नहीं रहते हैं। मैनी कंट्रीज़ हैव रिसर्च, बहुत सारी कंट्रीज़ ने रिसर्च स्टेशन बनाए हैं एंटार्क्टिका में। इंडिया ऑल्सो हैज़ रिसर्च स्टेशन, इंडिया का भी है वहाँ पर, और उनका नाम क्या है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। आगे आते हैं हाइड्रोस्फीयर, अब पानी की बात कर ली जाए, अभी लैंड की बात की थी। तो द अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि आप देखो स्पेस से पूरा नीली नीली दिखाई देगी आपको। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर,
अब 71% कवर्ड है अर्थ वाटर से और 29% जो है वो केवल लैंड है। सिर्फ 29% लैंड पे आप समझो इतने सारे लोग रहते हैं, बाकी सारा ओशंस है और सब मतलब वाटर बॉडीज़ हैं। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। अब हाँ, ऑल इट्स फॉर्म क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज बर्फ़ के पहाड़ भी हैं, बर्फ़ वाली नदियाँ भी हो गई, नदियाँ भी हैं, पॉन्ड भी हैं, मतलब वाटर वेपर भी है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हर तरीके की स्टेट में आपको यहाँ पे पानी मिलेगा। एज रनिंग वाटर इन द ओशंस और रिवर्स और लेक्स में मिल जाएगा, आइस एंड ग्लेशियर्स मिल जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर मिल जाएगा, वाटर वेपर मिल जाएगी आपको एटमॉस्फेयर में। सो ऑल कंप्राइजेज द हाइड्रोस्फीयर, सब मिला के हाइड्रोस्फीयर बनता है। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशंस। 97% पानी ओशंस में है, इसीलिए तो कहते हैं पानी इतना ज़्यादा है लेकिन काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नमक है, उतना नमक का पानी आप यूज़ ही नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा खारा होता है। अभी टू सॉल्टी है, हो सकता है आगे रिसर्च हो और कोई ना कोई इसका थोड़ा और ज़्यादा निकल जाए। चल रही है रिसर्च इस पर भी कि कैसे इसको यूज़ किया जाए, फिर पानी का शायद प्रॉब्लम होता नहीं रहेगा। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट। बहुत सारा पोर्शन जो है आइस शीट की फॉर्म में है, बर्फ़ की शेप फॉर्म में हो गया, ग्लेशियर्स जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं उनकी फॉर्म में है, और अंडर द ग्राउंड है। वेरी स्मॉल परसेंटेज है जो अवेलेबल है फ्रेश वाटर की फॉर्म में फॉर ह्यूमन यूज़, है ना, आपके यूज़ के लिए बहुत कम पानी है। हैंस इसी वजह से डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। हम कह रहे हैं कि हम ब्लू प्लैनेट है, हमारे पास पानी ही पानी है, लेकिन फिर भी शॉर्टेज है बिकॉज वो ओशन वाटर का अपन इतना यूज़ नहीं कर सकते। ओशंस की बात करो, ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। जैसी बात, इतना सारा पानी तो ओशंस में ही है, तो वो हमारा मेजर पार्ट है। दे आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से हमें पता है कि कोई ऐसा नहीं कि कोई ओशन एक दूसरे से अलग हो, सब आपस में कनेक्टेड ही हैं, इसीलिए लेवल भी बराबर हो गया। द ओशन वाटर आर ऑलवेज मूविंग, हमेशा इनका पानी बहता रहता है, मूविंग है। The three chief movements of ocean water are the waves, the tides and ocean currents। 3 मूवमेंट होते हैं, मूवमेंट में मार्क करो बुक में, क्योंकि तीनों मूवमेंट आपको याद करने हैं। 5 मेजर ओशंस आर पैसिफिक ओशन, मार्क कर लो, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द साउदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन। ये नाम उन्हें आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, वर्ड स्पेलिंग्स इन ऑर्डर, देयर साइज आपको दे रखे, तो ये आप इसी ऑर्डर में याद कर सकते हो। द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन, सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है। इट इज़ स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, पूरा लगभग 1/3 ऑफ द अर्थ पे फैला हुआ है। मैरिना ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का, लाइज इन द पैसिफिक ओशन। ये सबसे गहरा पार्ट जो है ये पैसिफिक ओशन में मिलेगा आपको, मैरिना ट्रेंच वाला। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। पूछा जा सकता है कौन सा ओशन है जो सर्कुलर है शेप में? पैसिफिक ओशन सर्कुलर है शेप में। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट, इसको घेरे हुए हैं। लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशन। आप मैप को देखिए और पता लगाइए लोकेशन का कॉन्टिनेंट्स की, कि ना पैसिफिक ओशन के पास क्या है। द अटलांटिक ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अटलांटिक ओशन की बात करो तो वो सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा ओशन है वर्ल्ड का। इट इज़ एस शेप्ड, ये एस की शेप का है। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका इन द ईस्टर्न साइड। तो साइड आपको अच्छे से याद कर लेनी है। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज़ हाईली इंटेंडेड, बहुत ज़्यादा इंटेंडेड है इसकी कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन क्या होती है? समुद्र के किनारे की जगहें जो होती हैं, ठीक है। दिस इरेगुलर एंड इंटेंडेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड करती है आइडल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स के लिए, पोर्ट्स के लिए, बंदरगाह जैसे हम कह सकते हैं ना। आप थोड़ा सा झुकी हुई हैं तो पानी थोड़ा साइड में कम आएगा, इंटेंडेड है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर बंदरगाह बनाती है, पोर्ट्स बनाती है। क्या ज़रूरत होती है इनकी? जैसे शिप से सामान आता है ना एक दूसरे देशों तक आता जाता है, तो बंदरगाहों पर सामान उतरता है, चढ़ाया जाता है शिप में, उस चीज़ के काम आते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन। अगर आप बात करो कि भाई बिजनेस के पर्पज़ से, तो बिजिएस्ट ओशन यही है, क्योंकि यहाँ पर व्यापार के लिए बहुत चीज़ें आती जाती होंगी। द इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। अकेला ऐसा ओशन है इंडियन ओशन जो एक कंट्री के नाम पर है, ठीक है। दिस इज़ इंडिया। द शेप ऑफ द ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, इसकी शेप कैसी है? ट्रायंगल की तरह है। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय एशिया, नॉर्थ में देखो तो किससे बाउंड है? ये एशिया से घिरा हुआ है। इन द वेस्ट अफ्रीका से और इन द ईस्ट ऑस्ट्रेलिया से। द साउदर्न ओशन encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 degree south latitude. The southern ocean encircles the continent of Antarctica. अब साउदर्न ओशन जो है किसको घेरे हुए है? एंटार्क्टिका को। एंड एक्सटेंड फैला हुआ है, एक्सटेंड मीन्स फैलाव है इसका नॉर्थवर्ड्स में कितना? 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में। ये थोड़ा याद करने वाली चीज़ें हो गई। द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल। सराउंड्स मीन्स घेर लेता है, नॉर्थ पोल को ही घेर लेता है।
ठीक है, कहाँ लोकेटेड है? आर्किटिक सर्कल में। द आर्किटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्किटिक सर्कल, जो इमेजिनरी लाइन है, राइट। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर, जो है बेरिंग स्ट्रेट, जस्ट उससे कनेक्टेड है ये दोनों आपस में। इट इज़ बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, यूरेशिया एंड एशिया मिला के। एटमॉस्फेयर की बात कर लेते हैं। द अर्थ इज अराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये नहीं है तो हमारा जीवन भी संभव नहीं है। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट क्या मतलब? जिसको आप अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते, वो आपको चाहिए ही चाहिए। तो इंटीग्रल पार्ट यही है हमारा कि हम अपने आप को एटमॉस्फेयर से अलग नहीं देख सकते, हो ही नहीं सकता, लाइफ ही नहीं पॉसिबल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट है। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट करता है हमको फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज से भी। समझ में आ रहा है कि भाई इससे हम सांस ले पाते हैं, और ये हमें सन के हार्मफुल जो रेज हैं एटमॉस्फेयर की लेयर उनको रोक के रखती है, हम तक हार्मफुल बल नहीं पहुंचने देती है, तो हमको बचा के रखती है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ अबव 1600 किलोमीटर्स, लगभग 1600 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है ऊपर। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इंटू 5 लेयर्स, 5 लेयर्स में इसको हमने डिवाइड किया बेस्ड ऑन कंपोजिशन, ठीक है। क्या है? टेम्परेचर और प्रॉपर्टीज़, हर एक के हिसाब से कि कौन किस लेयर में क्या चीज़ें हैं, उसके हिसाब से 5 भागों में इसको बांट दिया गया। कौन कौन सी लेयर है भाई? दीज लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस, अगर हम अर्थ की सरफेस से देखें तो सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, फिर है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उसके ऊपर जाओ मेसोस्फेयर, फिर और ऊपर जाओ थर्मोस्फेयर, फिर और ऊपर जाओ तो एक्सोस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज कम्पोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन से मिलकर बनता है और ऑक्सीजन से, विच मेकअप अबाउट 99% ऑफ द क्लीन ड्राई एयर, which make up about 99% of the clean dry air. Nitrogen 78%, oxygen 21%, and other gases like carbon dioxide, argon and other comprises 1% है बस वॉल्यूम में। ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ, मतलब सांस ऑक्सीजन की वजह से ही आप ले सकते हैं, ठीक है। वाइल अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन हेल्प करती है ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। आप ये मान लो कि चलो कि प्लांट वगैरह भी जो होते हैं ना, उनको भी नाइट्रोजन चाहिए, और उन्हीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ले रहे हैं। प्लांट भी इनडायरेक्टली ले रहा है। राइजोबियम जो होता है माइक्रोबैक्टीरिया समझ लो, वो मिट्टी में मिला देता है हवा वाली नाइट्रोजन को, फिर वो मिट्टी से प्लांट को मिलती है नाइट्रोजन, फिर प्लांट से जो प्रोडक्ट आप तोड़ के खाते हो फिर वो आपको बॉडी को मिलती है नाइट्रोजन। इस तरीके से पूरी कहानी चलती है। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है ना। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वरी करती है हाइट के हिसाब से, है ना। घनत्व जो होता है हाइट के हिसाब से होता है। इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल, सबसे ज़्यादा घनत्व जो होता है, डेंसिटी जो होती है वो सी लेवल पर होती है, डिक्रीज़ होती जाएगी, ऊपर से ले जाओ ये हल्का होता जाएगा सब हिसाब किताब। इसीलिए क्लाइंबर्स जो होते हैं, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है ब्रीथिंग में, सांस लेने में, ड्यू टू द डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर। जैसे हवा का दबाव जो है वो कम होता जाएगा, आप ऊपर चलते जाओ, आपको लगेगा कि आपको सांस नहीं आ रही है, जितना आप ऊंचाई पे जाओगे डेंसिटी कम हो जाएगी एयर की, ऐसे समझ लो। दे हैव टू कैरी विद देम द ऑक्सीजन सिलेंडर टू एबल टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। आप अगर बहुत ऊंचे लंबे ऊंचे पहाड़ों पर जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी सांस लेने में, पता है। फिर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज एट वी गो अप। जितना आप ऊपर जाएंगे आपको ठंड लगेगी, बहुत टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा। दिस वरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सम एरियाज एक्सपीरियंस करते हैं हाई प्रेशर एंड सम एरियाज जो होते हैं वो लो प्रेशर करते हैं। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब ये भी होता है कि जहाँ पर एयर जो है हाई प्रेशर होगा वो लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। एयर मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। एक लाइन का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बायोस्फीयर की बात करो तो बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, एयर एंड वाटर। भाई हमको पता है एक नैरो जोन है, यहाँ पर हमें सब मिल रहा है, लैंड मिल रही है, वाटर भी मिल रहा है, एयर भी मिल रहा है, हम इस पर रहते हैं। इट इज़ द जोन दैट लाइफ, मतलब कह सकते हैं इट इज़ इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज़ यूनिक टू द प्लानट एग्जिस्ट। मतलब ऑब्वियसली हमारे प्लानट को यूनिक यही बना रही है जोन, बिकॉज यहीं पर लाइफ संभव है, बाकी जगह लाइफ संभव नहीं है। देर आर सेवरल स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट वरी इन साइज विद फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स। छोटे से छोटे बैक्टीरिया वगैरह भी हैं यहाँ पर, छोटे से छोटे मैमल और बड़े से बड़े मैमल्स भी हैं। छोटे छोटे बैक्टीरिया है ना, माइक्रोजम, तो मैं बता रहे हैं कि कितनी वैरायटी है, छोटे से छोटा भी, बड़े से बड़ा भी है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर मे ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। हम इसको डिवाइड कर सकते हैं आराम से। प्लांट किंगडम
प्लांट वाला सारा डाल दो उसमें, एनिमल किंगडम एनिमल वाला डाल दो। तो 3 डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और इफेक्ट यानी प्रभाव डालते हैं ईच अदर पर इन सम वेज और द अदर। प्लांट को आप काट दो, सारे प्लांट काट दो, आप मर जाओगे, ठीक है। अगर हम सभी मर जाए तो प्लांट भी मर जाएंगे। वाई? बिकॉज प्लांट को भी तो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना। तो हम सब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। द 3 डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरैक्ट करते हैं विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वेज और अदर। फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग अवर नीड्स ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स, यानी सॉइल इरोजन हो जाएगा। बहुत जितना पेड़ काटोगे सॉइल इरोजन हो जाएगा उससे भी। सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज हो जाएगी ड्यू टू द नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से। जैसे अर्थक्वेक आ जाए अचानक, सब बर्बाद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी सबमर्ज्ड ऑन लैंड, अगर पानी में लैंड डूब जाए तो भी बर्बाद है। एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी, रिसेंटली सुनामी आई थी, अभी तो हमारे लिए रिसेंटली नहीं है बट 2004 की बात आई थिंक, ये थोड़ा पुरानी हो गई बट भयंकर चीज़ें हो जाती हैं इसमें भी, ठीक है। कहाँ आई थी सुनामी? पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में आई थी एंड ये डूब गए थे, सबमर्ज हो गए थे अंडर वाटर। डिस्चार्ज ऑफ वाटर मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक्स द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज़। अब क्या किया जाता है, आप सब अपना गंदा गंदा पानी जो है सब डाले जा रहे हो लेक्स में, रिवर्स में, उससे ये डैमेज कर रही है पूरी जो एक्वाटिक लाइफ है उसको भी डैमेज कर रही है, ठीक है। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर। अब धुआं निकलता है इंडस्ट्री से, थर्मल पावर प्लांट से, व्हीकल से, सब एयर पॉल्यूट हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एयर में। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लेट्स टू इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर। जितना कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ जाएगा तो पूरा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उससे बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो जाएगी। इसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघलेंगे, बर्फ़ के पहाड़ पिघलेंगे। बर्फ़ के पहाड़ पिघलेंगे, पानी कहाँ आएगा? समुद्र और नदियों में। समुद्र और नदियों में पानी आएगा तो क्या होगा? ज़्यादा किनारे पे बाढ़ आ जाएगी, तो ओबियसली बात है कहीं ना कहीं लाइफ इससे भी डैमेज हो जाएगी। सो हमें लिमिट करने की ज़रूरत है अपने यूजेस को, जो भी हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं अर्थ पे, मेंटेन करने की ज़रूरत है बैलेंस को, नेचर को, डोमेन्स ऑफ लिथोस्फीयर को एंड द एटमॉस्फेयर को एंड हाइड्रोस्फीयर को। बस दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर होता है हमारा यहाँ पर फिनिश। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बताना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।